जय हिंद एवरीवन। तो भाई देखो, डेली क्वेश्चन सॉल्विंग जो हम टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे कंडक्ट कर रहे हैं, वहां पर क्या इशू हो रहा है कि भाई आंसर की तो आप लोगों को मिल रही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सारे क्वेश्चंस के नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि भाई अब जो भी डेली क्वेश्चन सॉल्विंग होंगी आपकी, जैसे मैंने बताया अलग अलग सब्जेक्ट्स की होगी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस, सबकी डेली क्वेश्चन सॉल्विंग हमारे टेलीग्राम और उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, पीडीएफ आपको भेज दी जाएंगी। रात को बैठ के आपको 25 क्वेश्चंस दिन के लगाने हैं। तो मैंने ये भी डिसाइड किया कि भाई अब उनका एक्सप्लेनेशन भी साथ ही साथ में यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करूंगा। अब ये आपकी मर्जी है, आप उन एक्सप्लेनेशंस को देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते हैं, बट वो काफी ज्यादा बेनिफिट होंगे आप लोगों के लिए। तो टारगेट है हमारा सीडीएस टू 2023 और एनडीए टू 2023। दोनों एग्जाम्स के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे क्वेश्चंस आपके यूपीएससी लेवल के होंगे, अच्छे क्वेश्चंस हैं। और इन क्वेश्चंस में से ही आपका बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं वो पूछी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले पॉलिटी के करते हैं। आज के जो 25 क्वेश्चंस हैं वो हम उनके साथ डील करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है कि उनमें से कौन से सही हैं। यहाँ पर खासकर ध्यान रखना है, यहाँ पर कई बार आ जाता है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट, और हम लोग आर करेक्ट वाले मोड में चलते रहते हैं हमेशा। तो भाई यहाँ पर है इज आर करेक्ट, कौन से आपके सही है, एक एक से ज्यादा हो सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन। तो भाई स्टेटमेंट फर्स्ट सही होगा या गलत होगा? तो भाई देखो, फंडामेंटल राइट जो आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन के 25 आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक दे रखे हैं, उसमें फ्रीडम ऑफ कंसाइंस भी शामिल होता है। इसका मतलब ये होता है, अ पर्सन मे चूज एनी रिलीजन और मे नॉट चूज टू फॉलो एनी रिलीजन। तो भाई आपका पहले वाला स्टेटमेंट सही है। सेकंड, इट बार्स ऑल रिलीजियस कन्वर्जन। तो भाई देखो, रिलीजन और जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला हुआ है, उसमें राइट टू नॉट प्रैक्टिस वंस रिलीजन भी आता है। ठीक है, क्योंकि राइट टू नॉट जस्ट प्रैक्टिस वंस रिलीजन, लेकिन उसके साथ में उसका प्रोपोगेशन भी आता है। तो इसमें लोगों को परसुएड करना कि भाई आप हमारा रिलीजन ज्वाइन कर लीजिए, विलफुल जो कन्वर्जन जिसे कहते हैं, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में, वो भाई आपका पार्ट नहीं है। ओनली जो फोर्सफुल कन्वर्जन हैं वही पार्ट है ना। सो दैट इज फॉल्स। सब तरह के रिलीजियस कन्वर्जन बार्ड नहीं है। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन नेशनल्स। तो भाई ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है इंडियन सिटीजन के साथ साथ फॉरेन नेशनल्स यानी कि एलियंस को भी मिला हुआ है। तो भाई ये भी आपका होगा फॉल्स। तो हमारा एक सही है, तो वी विल गो बाय वन ओनली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो भाई इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या सिमिलैरिटीज हैं? तो भाई देखो, फीचर्स पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हम लोगों को पता है क्या है। सबसे पहला फीचर, मेजोरिटी पार्टी रूल। ठीक है, मेजोरिटी पार्टी रूल है। मेजोरिटी पार्टी रूल के अलावा आपका सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, ये दोनों के दोनों फीचर्स जो हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ में कोइंसिडेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात की जा रही है, तो भाई वहां पर क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या बोलते हैं में और इंडियन पार्लियामेंट में काफी सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। इंडियन पार्लियामेंट जो है वो सोवरेन बॉडी नहीं है ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह, अगर ओवरऑल रिस्पेक्ट में देखा जाए, क्योंकि ब्रिटिश के पास में एक हेरिडिटरी हेड होता है ना। हमारे पास इलेक्टेड हेड होता है स्टेट का, यानी कि प्रेसिडेंट होते हैं। और ब्रिटिश गवर्नमेंट में मोनार्की है, राजशाही है। ठीक है, हेरिडिटरी हेड होता है। और इंडियन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसके ऊपर कौन होता है? उसके ऊपर हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये दोनों आपके ऑप्शंस जो हैं वो गलत होंगे। थ्री ओनली। आगे बढ़ते हैं, कंसिडर फॉलोइंग फंक्शनरीज ऑफ नीति आयोग। इसमें से किसको अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू? तो भाई देखो, चेयरपर्सन जो होते हैं उनको तो भाई इलेक्ट किया ही जाता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का जो रैंक होती है वो एक कैबिनेट कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है। ठीक है,
कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर जो राइट ऑफ प्रिविलेजेस होते हैं वो उनको दी जाती है, दिस इज ट्रू। स्पेशल इनवाइटीज भी आपके होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं जो डोमेन्स में अच्छी खासी नॉलेज होती है उनके पास, उनको भी नॉमिनेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। और फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो भाई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी फिक्स्ड टेन्योर के लिए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और उसकी रैंक क्या होती है? उसकी रैंक रहती है भाई आपकी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर उसकी रैंक रहती है। अब चेयरपर्सन की बात करें तो भाई पीएम खुद ही चेयरपर्सन होते हैं, तो इस केस में ये फॉल्स होगा क्योंकि वो खुद अपॉइंट नहीं करते, वो आपके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। तो यहाँ पर आपका 2, 3, 4 जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर। तो भाई एनपीआर जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बताना है कौन सा सही है। ओनली सिटीजन्स आर इंक्लूडेड इन द एनपीआर। तो देखो भाई एनपीआर क्या होता है? एनपीआर होता है आपका यूजुअल रेसिडेंस की लिस्ट, जो देश में रह रहे हैं। तो भाई देखो एनपीआर में सीधी सी बात है, ओनली सिटीजन्स नहीं आते, फॉरेन्स भी आते हैं। फॉरेनर्स जो आपके रह रहे होते हैं इंडिया में उस टाइम पे, उनको भी एनपीआर में काउंट किया जाता है। ठीक है। दूसरा, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन द एनपीआर, एब्सोल्युटली ट्रू। मैंडेटरी है भाई, करना है आपको। और फिर उसके बाद द डेटा फॉर एनपीआर वाज फर्स्ट कलेक्टेड इन 2010 अलोंग विद द हाउस लिस्टिंग फेज ऑफ सेंसस 2011। तो ये भी भाई आपका सही है। तो सेकंड एंड थर्ड ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ड्रॉबैक्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। अब भाई डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के ड्रॉबैक्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, उसके कौन्स क्या हैं। तो अगर आप इनको देखें तो डेमोक्रेसी आप लोगों को पता है कि भाई इसमें लोग खुद डिसीजन लेते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करके। तो भाई देखो यहाँ पर क्या होता है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी विच कुड लीड टू इंस्टेबिलिटी। तो भाई ये तो फीचर है, लीडर्स आपके चेंज होते रहते हैं जिसकी वजह से कई बार डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसीज में इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो दिस इज ट्रू। अब डेमोक्रेसी में लीड टू करप्शन एज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। इलेक्शन जब आपके होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, खर्चा होता है बहुत ज्यादा इलेक्शंस में। और पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन भी होता है भाई, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो भाई डेमोक्रेसी की वजह से करप्शन भी आ जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट आता है, डेमोक्रेसी इंक्रीजेस द चांस ऑफ रैश और इररिस्पांसिबल डिसीजन मेकिंग। तो भाई ये तो टोटली गलत है। डेमोक्रेसी में आपको पता है भाई हमारे पास लोकसभा है, राज्यसभा है, कोई भी बिल पास होता है तो कितना ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं उसमें, कितनी स्टेजेस के थ्रू होके जाता है, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। तो भाई रैश या फिर इररिस्पांसिबल डिसीजन मेकिंग नहीं होती, काफी टाइम टेकिंग होता है। तो रैश वाला चीज यहाँ पर नहीं आएगा, क्वालिटी रहती है डिसीजन मेकिंग में। सो दिस इज फॉल्स, सो 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड रिलेशन में कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला, दे आर सैक्रोसेंट इन नेचर एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। क्या ये सही है? तो भाई देखो फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, उनको अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उनका हो सकता है जब तक वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट ना करे। ठीक है। तो भाई ये सैक्रोसेंट नहीं होते कि भाई आप उनको नहीं बदल सकते। सो दिस विल बी फॉल्स। सेकंड, दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो भाई बिल्कुल सही है। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स आपके ऐसे होते हैं जो स्टेट मतलब कि सरकार और प्राइवेट इंडिविजुअल्स यानी कि आपके फेलो सिटीजन्स दोनों के लिए होते हैं। जैसे कि राइट जो सॉरी जो आपका एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। ठीक है, अनटचेबिलिटी भाई जो है वो स्टेट के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के लिए है। सो दिस इज ट्रू। दे ऑपरेट एज चेक्स ऑन द tyranny ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। तो भाई ये क्या करते हैं भाई, आपके एग्जीक्यूटिव यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर यानी कि आपकी लोकसभा और राज्यसभा, दोनों तानाशाही नहीं दिखा सकते, अपने मन चाहे बिल नहीं बना सकते। तो इसीलिए जो फंडामेंटल राइट्स है उनकी तानाशाही यानी कि tyranny को रोकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो सेकंड एंड थर्ड ऑनली। Next, which of the following are features of Indian secularism as adopted in the Constitution? तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडियन सेक्युलरिज्म है उसके क्या क्या फीचर्स है? पहला स्टेटमेंट है भाई आपका, रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय द स्टेट। तो भाई देखो बहुत सारे लोग उसको क्या करेंगे, बहुत सारे लोग उसको सही करेंगे कि भाई हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन स्टेटमेंट 1 सही नहीं है। आपको पता है कि जो सेक्युलर वर्ड है वो कब ऐड किया गया था? वो ऐड किया गया था आपका 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, इनिशियली प्रेम्बल में वो आपके नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन मीनिंग जो है वो सेक्युलर थी। तो भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, और उसमें प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज है आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 में, फंडामेंटल राइट्स में। लेकिन ये सब चीजें हैं, लेकिन इसके बाद भी रिलीजन आपका पर्सनल मैटर नहीं है। ठीक है, इंटरफेरेंस स्टेट के द्वारा
किया जा सकता है। वेस्टर्न कंसेप्ट से हमारा टोटल कंसेप्ट अलग है। इंडिया में स्टेट क्या कर सकता है, जो इकोनॉमिक स्फेयर्स हैं रिलीजन के, ठीक है, और क्या बोलते हैं, बहुत सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, उसमें इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का हो सकता है, जैसे मैरिज के रिलेटेड हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हुई। सो दिस विल बी फॉल्स। ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका, no citizen can be denied entry into any educational institute of the state on the grounds of religion or caste। तो भाई ये चीज भी सही है आपकी, ये चीज सही है, किसी भी सिटीजन को आप किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो स्टेट का है, ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन के बेसिस पे और कास्ट के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, आप एंट्री डिनाई नहीं कर सकते। दिस इज ट्रू। Every religious denomination has the right to establish and maintain charitable institutions without any limitations। हर religious denomination जो है उसको right to establish है कि भाई खुद के charitable institutions जो हैं वो बना सकते हैं without any limitation। तो भाई ये तो गलत है। मतलब अपने charitable institution बना सकते हैं लेकिन limitations हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, एसेट हेल्थ वगैरह, ये कुछ limitations हैं जो सरकार इनके ऊपर लगा सकती है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही सही है। Further, which of the following would fall under the definition of state as defined in the Article 12 of the Constitution? Article 12 में स्टेट के अंडर में कौन कौन आता है इसकी डेफिनेशन दे रखी है। तो भाई दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बिल्कुल आती है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल्कुल आती है। कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल एजेंसी, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम कर रहा है वो भाई आपका स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। यहाँ पर चारों सही है। एंड फोर, फर्दर विथ रेफरेंस टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो भाई देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। सीबीसी आपकी जो है करप्शन को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, बट 1964 में इसको एग्जीक्यूटिव एक्शन आया था गवर्नमेंट का, रेजोल्यूशन आया था गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ये इसको स्टेब्लिश किया गया था संथनाम कमिटी की रिकमेंडेशंस पे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन टाइप से उनका पूरा रिकमेंडेशन थे। तो ओरिजिनली ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्यूटरी बॉडी कुछ भी नहीं था, लेकिन 2003 में पार्लियामेंट ने एक लॉ इनेक्ट किया और स्टेट्यूटरी स्टेटस जो है सीबीसी को दिया। तो भाई ये आपका फॉल्स है। अब इसके चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो भाई देखो, सीबीसी मल्टी मेंबर बॉडी होती है। एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है जिसको चेयरपर्सन कहा जाता है, और दो इनके विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, और इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। सो दिस इज ट्रू। ठीक है, इसमें आएगा टू ओनली। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल विद इन द पर्व्यू ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज गारंटेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन सी चीजें भाई आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में लाई करती हैं। तो भाई देखो, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, हाँ फ्रीडम ऑफ साइलेंस भाई देखो आ जाता है आपका। फ्रीडम ऑफ साइलेंस मतलब आप चुप रह के भी अपना विरोध या फिर अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को, आप अपनी बात को कह सकते हैं चुप रह के भी, उसके अंडर में लाई करता है, दिस विल बी ट्रू। लेकिन राइट टू स्ट्राइक नहीं आता भाई। हड़ताल करने का जो राइट होता है वो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन में नहीं आता। राइट टू टेलीकास्ट, आप यूट्यूब पे वीडियोस टेलीकास्ट कर सकते हैं, अपना चैनल बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये आता है। और राइट टू एक्टिविटीज, राइट टू नो आउट द एक्टिविटीज, गवर्नमेंट एक्टिविटीज, तो भाई ये भी आपका राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में आता है। तो 1, 3 एंड 4 विल बी द आंसर। अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी की भाई कौन कौन से इश्यूज हैं जो एनएचआरसी ले सकती है, कौन कौन से इश्यूज उसके पर्व्यू के अंडर में आते हैं। तो इश्यूज ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग से हम क्या समझते हैं, जो मैला उठाया जाता है, जो सीवर्स वगैरह की सफाई की जाती है। आजकल बहुत सारी रोबोट्स वगैरह आ गए, मशीन्स आ गए हैं जिनके द्वारा उनको साफ कर लिया जाता है, लेकिन कई जगह अभी भी ये सिनेरियो चल रहा है कि भाई जो आपके ह्यूमंस हैं, जो आपके लेबर्स वगैरह हैं, उनको उनसे सफाई करवाई जाती है। कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स वगैरह रहते हैं। अभी ग्वालियर में जहाँ मेरा होम टाउन है, वहां पर ही दो क्या बोलते हैं लेबर्स थे, उनकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि वो चैम्बर में उतरे थे सफाई करने के लिए। ठीक है। सो एनएचआरसी इस इशू को भी उठा सकती है। सेकंड, प्रॉब्लम्स फेस बाय नोटिफाइड एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स। तो भाई देखो, डिनोटिफाइड एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स आपके कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किए थे। सर्टेन ट्राइब्स थे, सर्टेन आपके जो आपने देखेंगे रोड के आसपास बंजारे घूमते रहते हैं, और भी बहुत सारी कास्ट वगैरह होती हैं, उनको उन्होंने नोटिफाइड और डिनोटिफाइड की कैटेगरी में रख दिया कि भाई ये लोग हैं, ये पेशेवर क्रिमिनल हैं, ये लोग हैं, ये इस तरह के काम करते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स इनके द्वारा फेस की जाती है, मतलब इनको इसीलिए जॉब नहीं मिलता है, और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो ये भी इनके अंडर में
आते हैं। और थर्ड, इश्यूज रिलेटेड टू द राइट टू हेल्थ, तो ये भी एनएचआरसी के अंडर में लाई करता है, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो भाई इलेक्शन कमीशन के रिस्पेक्ट में हमें बताना है कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो सबसे पहला, कंडीशंस ऑफ ऑफिस टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 324। ठीक है। तो भाई देखो, सब लोगों को पहले लगेगा कि हाँ ये सही है, लेकिन जो कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस होता है इलेक्शन कमिश्नर का और रीजनल कमिश्नर का, वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है। अंडर आर्टिकल 324 में क्या आता है? आर्टिकल 324 में क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन के पास पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस होती है, डायरेक्शन होता है, कंट्रोल रहता है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट करवाने की पावर्स होती हैं। लेकिन कंडीशंस ऑफ ऑफिस टेन्योर और ये सब चीजें भाई आपकी प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन होती हैं, सो दिस इज फॉल्स। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी एक्सरसाइजेस वीटो पावर ओवर द मैटर्स डिस्कस्ड इन इलेक्शन कमीशन। तो भाई आपको पता है इलेक्शन कमीशन में तीन इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो भाई ऐसा नहीं होता कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उनके पास वीटो पावर होती है कि उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया। मेजोरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अगर तीन लोग हैं तो तीन में से दो को इस किसी आइडिया के साथ में कंकर करना चाहिए, एग्री करना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी आपका फॉल्स है। अब सीईसी डज नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो भाई देखो, सीईसी जो आपका होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनको आप ऑफिस से यूं ही नहीं हटा सकते, प्रेसिडेंट उनको यूं ही नहीं हटा सकते। उनको कैसे हटा सकते हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी प्रोसेस को फॉलो करके आप सीईसी को हटा सकते हैं। मतलब उनको प्रेसिडेंट के द्वारा तभी हटाया जा सकता है जब एक रिजोल्यूशन पास किया जाए पार्लियामेंट में। एक रेजोल्यूशन बोथ द हाउसेस में, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों में एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, और वो होगा भाई आपका स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 वाली आपने पढ़ी होगी, ऑर्डिनरी मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है। तो उसके द्वारा पास होगा। और कौन से ग्राउंड्स पे? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यही दो ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे आप उनको हटा सकते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट डायरेक्टली इनको नहीं हटा सकते, तो इसका होगा 3 ओनली। फिर आता है, कंसिडर द फॉलोइंग। आपको बताना है कि विच ऑफ द अबव स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैज और हैव एन इम्पैक्ट, ठीक है, एन इम्पैक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजंस। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन सिटीजंस के हैं, इनमें से कौन सी चीज पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है? तो भाई देखो, प्रेसिडेंट जो रूल होता है, जो जनरली आपने देखा होगा कि स्टेट जो सरकारें होती हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है गवर्नर की सिफारिश पे। तो उस केस में फंडामेंटल राइट्स पे कोई असर नहीं पड़ता। सिर्फ नेशनल इमरजेंसी और मार्शियल रूल, यही दो केसेस ऐसे होते हैं जिनमें भाई आपके फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं जब तक आपकी इमरजेंसी चलती है। तो इसका आंसर होगा 2 and 3 ओनली। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर एज्ड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन कौन से डीपीएसपी आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमें पता है, इंटरनल इमरजेंसी के टाइम में इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो भाई देखो, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये आपका आर्टिकल 39 के अंडर में आता है, ये 42nd के अंडर में था। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, आर्टिकल 39 है, ये भी आपके अंडर में था। लेकिन टू मिनिमाइज इनइक्वलिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ये आपका 1978 में आया था, आर्टिकल 44th अमेंडमेंट में। सो दिस इज फॉल्स। एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, ये भी आपका बाद में आया था। तो इसका आएगा 1 and 2। अब नेक्स्ट आता है भाई आपका कि हु अमंग द फॉलोइंग डू नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो भाई जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वाली चीज है, ये चीज कहाँ से ली गई है? ये ली गई है भाई आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानूनों वगैरह से। ठीक है, कि मतलब यहाँ पर क्या होता है कि भाई टर्मिनेट कर सकते हैं आप सर्विसेज को कभी भी, कोई भी नोटिस वगैरह नहीं दिया जाता है। तो भाई ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वाला और वहां पर प्लेजर ऑफ द क्राउन वाला सिनेरियो रहता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ पर आप कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आपके आ गए, मेंबर्स आ गए आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाले, ऑफ चीफ इलेक्शनर कमिश्नर वगैरह। ठीक है, ये जो लोग हैं इनको क्या बोलते हैं, आप यूं ही नहीं हटा सकते।
ठीक है। इनको प्रेसिडेंट नॉर्मली यूं ही नहीं हटा सकते, हालांकि एजी को हटा सकते हैं। ठीक है, एजी का जो टर्म रहता है, अटॉर्नी जनरल का जो टर्म रहता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं है। और इसमें क्या बोलते हैं, पूरे टर्म्स और इनकी सब चीजें दे रखी है कि प्रेसिडेंट को कैसे हटा सकते हैं। तो इनको प्रेसिडेंट डायरेक्टली हटा सकते हैं, हालांकि जब भी लोकसभा आपकी डिसॉल्व होती है, अटॉर्नी जनरल उनके साथ ही रिजाइन कर देते हैं। तो एक्सेप्ट हिम ऑल ऑफ दीज थ्री, ये उस कैटेगरी में नहीं आ। ठीक है, तो आंसर विल बी 2, 3 एंड 4। फिर उसके बाद में भाई, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, और कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स भाई कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं? क्या फ्रांस से अडॉप्ट किए गए हैं? तो भाई नहीं। फंडामेंटल, हाँ सॉरी, तो फंडामेंटल राइट्स जो है आपके, वो फ्रांस से अडॉप्ट किए गए हैं? नहीं, फंडामेंटल राइट्स आपके यूएसए से अडॉप्ट किए गए हैं, तो ये फॉल्स होगा। डीपीएस भी आपकी आयरलैंड से है, ट्रू है। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से है, बिल्कुल सही है। 2 and 3 ऑन। अब विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा गया है। इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब होता है ऑलमोस्ट जुडिशियल, या फिर जिसमें जुडिशियल एंगल आता हो। तो आप लोगों को पता है कि भाई क्वासी जुडिशियल, इसमें एक जो मेंबर होता है आपका फाइनेंस कमीशन में, वो हाई कोर्ट का जज या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सी क्वालिफिकेशंस होती हैं, या फिर उनमें से एक होता है। तो भाई ये क्या एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल है। ठीक है, ये एक कॉसी जुडिशियल बॉडी है, इसके पास पावर्स रहती हैं सिविल कोर्ट की। ठीक है, इसकी जो प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं, समनिंग करना लोगों को, अटेंडेंस वगैरह इन्फोर्स करना, ये सब चीजें करना। तो स्टेटमेंट वन आपका सही है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। सेकंड, द मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर 5 years और टिल 65 years ऑफ एज। तो भाई ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? फाइनेंस कमीशन में जैसे आपको पता है, चेयरमैन होते हैं, चार बाकी मेंबर्स होते हैं, ये सब अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही टर्मिनेट किए जाते हैं। The members are eligible for reappointment, so this is correct. They are eligible for reappointment. Now, who among the following is are not eligible for further office either in center or state after this ceases to hold their respective offices? जनरली ये अपने रिस्पेक्टिव ऑफिसेज में होते हैं, उसके बाद ये फर्दर एलिजिबल नहीं होते। ठीक है, सेंटर या गवर्नमेंट के अंडर में किसी और ऑफिस में उनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो वही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला हुआ है ना। इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला हुआ है, इनको प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, लेकिन जैसा पूरा प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इनके पास नहीं होता कि भाई प्रेसिडेंट ने अपॉइंट इनको किया है, लेकिन फर्दर ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं होती, लेकिन प्रेसिडेंट इनको हटा नहीं सकते नॉर्मली। ठीक है, वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है जैसा जज को हटाने के लिए आपका किया जाता है। ठीक है, तो भाई ये आपके फर्दर एलिजिबल नहीं होते। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपके फर्दर एलिजिबल होते हैं, लोकसभा के साथ में आते हैं। पीएम जनरल इनको, इनका नाम जो है वो नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट को भेजते हैं, और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भाई आपके द्वारा नॉमिनेट, फिर दोबारा एलिजिबल होते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। अब आते हैं मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते, लेकिन हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं। तो मेंबर्स किस यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं फर्दर फर्दर या फिर किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो रहता है, उसके भी चेयरमैन बन सकते हैं। यही दो पोस्ट है जो उनको मिल सकती है। फर्दर मेंबर्स के तौर पे ये लोग आपके री एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर आएगा वन ओनली। अब इसके बाद में, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज और आर परफॉर्म बाय द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो नेशनल कमीशन है भाई, इसके क्या फंक्शंस है? टू सजेस्ट मेजर्स टू बी टेकन ओवर कन्फरिंग ओनरशिप राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू एसटीज लिविंग इन फॉरेस्ट एरियाज, बिल्कुल सही। To inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of STs, उनके अधिकारों की बात करना, बिल्कुल सही। And to suggest measures to be taken to ensure full implementation of the पैसा एक्ट। जो पैसा एक्ट है आपका, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज, इसको पैसा एक्ट कहा जाता है, तो ये भी इनके अंडर में आता है। तीनों सही। Next, which of the following statement is are correct with regard to Independence Act 1947? India Independence Act 1947 उसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो it provided that India can alter any law made by British in relation to India, including the India Independence Act 1947 itself। तो बिल्कुल सही। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी जो थी, आपकी उसको एक क्या बोलते हैं, सोवरेन बॉडी बना दिया गया था।
ठीक है, वो कोई भी लॉ बना सकते हैं, कोई भी लॉ हटा सकते हैं। तो दिस इज ट्रू। इट एबोलिश द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल इन इंडिया। तो भाई ये तो गलत है। जो आपका ऑफिस था वाइसरॉय का, उसको हटा दिया गया था, लेकिन गवर्नर जनरल का ऑफिस था वो मेंटेन था। तो दिस इज फॉल्स। एंड दो इट डिक्लेयर्ड इंडिया इंडिपेंडेंट, इट डिड नॉट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। कि इंडिया को इंडिपेंडेंट तो डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन ब्रिटिश पैरामाउंसी जो थी वो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में बनी हुई थी। मतलब इंडियन प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत है। आपका आंसर वन हो। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस कमिटी एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द क्राइटेरिया फॉर द रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन की पूरी कहानी आपको पता होगी। तीन चार आपकी कमिटीज वगैरह आई थी, कमीशंस वगैरह आए थे। तो इसमें से किसने एक्सेप्ट किया लैंग्वेज को, कुछ ने रिजेक्ट कर दिया था। तो भाई इसमें से किसने एक्सेप्ट किया है? तो भाई देखो, आ, फजल अली, हाँ। धार कमीशन जो है, इन्होंने फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया था। इवन जेबीपी कमेटी ने भी रिजेक्ट कर दिया था। फजल अली कमीशन एकमात्र ऐसा कमीशन था जिसने रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे एक्सेप्ट किया। थ्री ऑन। नेक्स्ट, आ रिलीजियस डिनोमिनेशन, कोई भी रिलीजियस संस्था है, मस्ट सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी कंडीशंस इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स अंडर आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 के अंडर में खुद के जो रिलीजियस अफेयर्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस को किसी भी रिलीजियस संस्था को, धार्मिक संस्था को फॉलो करना चाहिए। तो भाई देखो, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, क्या ये होना चाहिए? आ, बिल्कुल सही। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनका सिस्टम ऑफ बिलीव्स है, इसके अंडर में आता है। अब ग्रुप है तो कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कलेक्टिव हैज अ डिस्टिंक्टिव नेम, ये भी बिल्कुल होना चाहिए ना। ग्रुप हैज अ रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ इट्स ओन, उनकी कोई किताब, धार्मिक किताब होनी चाहिए, तो भाई ये जरूरी नहीं है। अ लीडर हु टीचेस अ डिस्टिंक्ट डॉक्ट्रिन, किसी तरह की प्रवचन या किसी तरह की एक आइडियोलॉजी, उनको लीडर जो है वो प्रीच करना चाहिए, तो ये भी भाई आपका सही नहीं है। सिर्फ तीन ही है, वन टू एंड थ्री। Next, which of the following is are the fundamental duties under Article Part 4th A of the Constitution? Fundamental duties कौन कौन सी हैं? आप करेक्ट आंसर बताना है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। तो भाई बिल्कुल सही, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। टू इनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज, भाई ये आपका डीपीएसटी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। टू पे टैक्सेस एंड टू कास्ट वोट भी आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आते हैं। Second last question, consider the following statements. An amendment of the constitution can be initiated only by the prior permission of the president. क्या ये सही है? तो भाई देखो, जो भी अमेंडमेंट का प्रोसीजर होता है वो आता है आपका किसमें? वो आता है आपका आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट का पूरा प्रोसीजर आता है। तो भाई आपका स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी बिल आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला इधर हाउस, लोकसभा राज्यसभा, किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। उसको कोई मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और कोई प्राइवेट मेंबर मतलब जो आपका मिनिस्टर नहीं है, कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रायर परमिशन प्रेसिडेंट की नहीं चाहिए। And all constitutional amendment bills must be passed in each house by a simple majority. अब भाई ये भी आपका गलत है। जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होते हैं उनके लिए आपको क्या चाहिए था? उनके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी वाली चीजें आर्टिकल 368 में आती हैं। तो भाई ये भी आपका फॉल्स है, दोनों ही गलत। सबसे लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल के कंटेक्स्ट में हमें स्टेटमेंट्स को देखना है। सो द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन भाई वहां तो लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो प्रियम्बल भाई जो है के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से नहीं लेता, लोगों से लेता है, पीपल ऑफ इंडिया से लेता है। तो ये आपका गलत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड टू बिगिन विद प्रियम्बल, ये भी गलत है। यूएसए ने सबसे पहले स्टार्ट किया। ठीक है, एंड प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिव्स क्लैरिटी इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई ये आपका जो स्टेटमेंट है ये सही है। प्रियम्बल हमारा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, केशवानंद भारती केस में बताया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते चीजों को, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्रियम्बल की हेल्प हम ले सकते हैं। तो भाई इसमें स्टेटमेंट थ्री आपका जो है वो करेक्ट है। तो भाई डेली क्वेश्चन सॉल्विंग आपकी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, कल हम लोग ज्योग्राफी के करेंगे। ठीक, तो इस सीरीज को भाई अच्छे से फॉलो करना।
डेली हम 25 क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट हैं आपके एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, इवन फॉर एफकेट ऑल्सो। अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करोगे भाई तो भाई बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है। आज कितनी तारीख है? आज मेरे ख्याल से 4 जुलाई है। हम 4 जुलाई को बात कर रहे हैं। 4 जुलाई से लेके आपके पास में अराउंड 59 डेज बचे हुए, 59 to 58 डेज बचे हुए हैं आपके पास में। इनमें सोच लीजिए हम कितने सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो विदाउट फेल इस सीरीज को कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखे हैं। अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में वहां पर जा सकते हो। वहां पर हम डेली पीडीएफ को रात में डालते हैं। तो सोने से पहले भाई एक बार जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, दिमाग खुल जाएगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो भाई अगर आपको अपना प्रथम पग अकेडमी की तरफ लेना है, प्रथम पग कहाँ से लोगे? एसएसबी से। ठीक है। तो भाई अगर आपको एसएसबी जाना है, अटेंड करना है, तो कम टू अस, द डिफेंस स्टार। सीडीएस और एनडी की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हम इस नाम से ढूंढ सकते हैं, सॉरी, टेलीग्राम पे। और इंस्टाग्राम पे तो आप लोगों को हमारा सब कुछ पता ही है। ठीक है। तो माई नेम इज अरुण सिंह तोमर। अगर आप लोगों को नाम पता हो तो मेरा नाम है अरुण सिंह तोमर। आई हैव क्लियर्ड सीडीएस फॉर 6 times and FCAT for 5 times, been to SSB for 11 times, blah 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 blah। चलिए फिर, जय हिंद to all।